So today we are doing series 1, ठीक है, of September 2026 SM subject strategic management कर रहे हैं, ठीक है. FM we have completed, SM कर रहे हैं आज. So let's move on to the case study first. मेरी case study है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है. Significant investment made in customer facing staff and the technology backbone. Which of the following would the strategic decision of BHG fall under? ओके, सो हमें बताना है कि जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है अबाउट कस्टमर फेसिंग स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी बैकबोन, ये किस में आता है. ठीक है, तो हमें इसके लिए केस स्टडी ऑब्वियसली पढ़नी ही पड़ेगी. ब्लू हॉरिजन ट्रैवल बीएचटी, a boutique travel agency based in Singapore, has carved a niche by offering curated luxury travel experiences. However, with the rise of online travel aggregators and changing consumer behavior post-pandemic, BHT's growth has stagnated. To stay competitive रहने के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया है, सोचा क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी को क्या करने के लिए, अलाइन करने के लिए कोर वैल्यूज और विजन के साथ. At the heart of its transformation is the company's emphasis on the values. किस पे थी emphasis, किस पे वो जोर दे रहे थे ज्यादा, values पे. By prioritizing sustainability, culture, immersion and personalized service, BHG seeks to redefine tourism for modern travelers. ठीक है, its vision is to become the top travel agency by sustainable luxury. वो क्या बनना गया, उसका विजन क्या था कि क्या बनना, टॉप ट्रेवल एजेंसी बनना सस्टेनेबल लग्जरी टूरिज्म के साथ इन द साउदर्न ईस्ट एशिया बाय 2030. टू सपोर्ट दिस विजन बीएचटी ने क्या किया, ट्रांजिशन किया अपने नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में. दिस न्यू मॉडर्न डिसेंट्रलाइजेशन क्या किया, फिर जो हमारा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया डिसीजन मेकिंग को, और इनकरेज किया क्या, कोलैबोरेशन करना. किसके साथ, इन हाउस एक्सपर्ट्स के साथ, फ्रीलांसर्स के साथ, local tour operators के साथ. This structure enables BHG to respond quickly to customer needs while leveraging diverse expertise. Additionally, BHG ने क्या किया, इंटीग्रेट किया आर ग्लास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद इट्स ऑपरेशंस व्हाइल द मैनेजमेंट लेयर इज लीन. मैनेजमेंट लेयर इज लीन यानी मैनेजमेंट लेयर छोटा है, ऐसे होता है. मैनेजमेंट लेयर छोटा होता है, बाकी जो अपर मैनेजर होता है और जो लोअर मैनेजर्स होते हैं वो वाले ठीक होते हैं, वो वाले ठीक होते हैं, लेकिन मिडिल मैनेजर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं. अगला स्ट्रक्चर. ओके, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ करी गई, कस्टमर फेसिंग स्टाफ में और टेक्नोलॉजी बैकबोन में. हमें यही पूछा गया था कि उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आग्लास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में है ये, कि उसने क्या क्या किया, क्या किया था. देखो, कस्टमर फेसिंग स्टाफ है, टेक्नोलॉजी बैकबोन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, here नहीं, सेकेंड आर ग्लास स्ट्रक्चर फॉर इंटरनल ऑपरेशंस. ठीक है, देखो, एन आर ग्लास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी लेवल, जिसमें क्या आते हैं, ब्रॉड टॉप मैनेजमेंट लेयर, नैरो या लीन मिडिल मैनेजमेंट, और फिर वाइड बॉटम लेयर कंप्राइजिंग ऑपरेशनल स्टाफ, जिसमें ऑपरेशनल स्टाफ होता है और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं. कीपिंग द मिडिल मैनेजमेंट लीन व्हाइल मेकिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर फेसिंग स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द क्लासिक characteristics of an hourglass structure. Technology acts as a central link connecting lean management to the frontline workers. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, देखो आगला स्ट्रक्चर में हमारा दे रखा है, इसमें बोला कि इनकरेंटली वो नेटवर्क स्ट्रक्चर यूज कर लेते बिकॉज द पैसेज मेंशंस एक्सटर्नल फ्रीलांसर्स है ना, लेकिन उसमें एग्जैक्ट वर्डिंग वही वाली दे रखी है, हम वही लेंगे. और वैसे भी देखो आर क्लास में क्या, देखो वाइड टॉप स्ट्रैटेजी, नैरो मिडिल मैनेजर्स, वाइड बेस टेक प्लस फ्रंटलाइन स्टाफ. सेकेंड, टेक्नोलॉजी इज इम्पेरेटिव एंड एनी बिजनेस टुडे हैज टू एम्ब्रेस इट टू फ्लोरिश. ठीक है, इम्पेरेटिव है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस आज के टाइम में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, फ्लोरिश करने के लिए एम्ब्रेस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को. फॉर बीएचडी, इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज ट्रैवल टेक्नोलॉजी फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ओके, तो हमें क्या बताना है, देखो ये बताना हमें कि कटिंग एज ट्रैवल टेक्नोलॉजी फॉर्म पार्ट ऑफ विच एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, कौन सा एस्पेक्ट पे है ये, कौन सी, इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज ट्रैवल टेक्नोलॉजी. ठीक है, आपका विजन स्टेटमेंट में आता है, आपका इंटरनल परफॉर्मेंस मेट्रिक पे आता है, आपका डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पे आता है, की सक्सेस फैक्टर्स पे आता है. ठीक है, चलो हमें क्या ढूंढना है, कटिंग एज ट्रैवल टेक्नोलॉजी. सी,
BHG's leadership has identified key success factors critical to its success: exceptional customer service, strong local partnership, and the integration of cutting-edge travel technology. किसमें आ रहा है? Key success factors में आ रहा है ना? तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर? Key success factors. ठीक है, देखो. Now, question number 3. Growth has stagnated. हम लोग की ग्रोथ जो उसकी रुक गई है. To stay competitive, the management is rethinking its organizational structure. जो organizational structure कर रही है उसकी management and the strategy while ensuring alignment with its core values and vision. What are the macro environment trending causes stress on BHG? जो macro environment, कौन सा macro environment उन पर stress डाल रहा है? कौन सा डाल रहा था जिसकी वजह से उनको change करने पड़ गई अपनी organizational structure? क्या था? देखो ये ना. However, with the rise of online travel aggregators and changing consumer behavior post pandemic, BHG की जो growth है वो stagnate हो गई है और उसको competitive होने के लिए management ने सोचा कि वो organizational structure करेगी. तो क्या चीज हो गई? जो क्या कारण बन गया? ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स और चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा था और ऑनलाइन लोग आ रहे थे जिसकी वजह से उसका बिजनेस इफेक्ट हो रहा था. तो ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? राइज ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स एंड चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर. देखो देन है फोर्थ, ब्रांड्स एम टू अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन थ्रू इनोवेटिव. ठीक है, ब्रांड जो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर्स को कि इनोवेटिव तरीके से. BHG's partnership with sustainable transportation providers and local eco-friendly accommodation partner strategy were to help them achieve what? ये जो लोकल इको फ्रेंडली एकोमोडेशन थी और जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स, ये क्या हेल्प कर रहे हैं अचीव करने में? ब्रांड्स वगैरह को. देखो ये स्टडी में क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. देखो, by forming partnership with sustainable transportation providers and local eco-friendly accommodation partners, the company enhances the competitive advantage. वो अपना competitive advantage को क्या कर रहे हैं? enhance कर रहे हैं. क्या आ गया? competitive advantage. By forming partnership with sustainable transportation providers and local eco-friendly accommodation partners, the company enhances its competitive advantage. Through unique inbound logistics and sustainable differentiation, BHG creates superior value that competitors cannot easily replicate. Then, understanding how the value chain activities generate sustainable competitive advantage. This is examiner's expectation कि आपको पता हो. Now, fifth वाला क्या है? देखो, BHG has been working a lot of changes in the way it conducts. ठीक है, जो भी वो किसी भी तरीके से वो changes को जिस तरीके से ले रहे हैं, work कर रहे हैं उस पर. ठीक है. So it conducts its business while ensuring it also keeps itself on the track to make the proactive adjustments. कि वो proactive adjustments भी करे. Which of the following is helping to achieve the following? क्या अचीव करने में हेल्प कर रहा है? बताओ. वैल्यू चेन एनालिसिस, क्लियर विजन, प्रीमाइस कंट्रोल एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे लिखा है लास्ट पैराग्राफ में. क्या लिखा था? यहाँ पे to monitor its progress, BHG employs premise control regularly, assessing market trends and reviews internal performance metrics. This allows company to make proactive adjustments. है ना, proactive adjustments वगैरह कर रहा है to its strategy and ensuring alignment to its long term goals. तो क्या कर रहा है? प्रीमाइज कंट्रोल कर रहा है, वो एजम्पशंस कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है कि सही से लिया गया है कि नहीं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? प्रीमाइज कंट्रोल. देखो, strategic control involves monitoring execution and environment. Premise control is a type of strategic control that systematically and continuously checks whether the premises, assumptions, environmental and organizational factors established जो करे गए हैं strategy को formulate करते वक्त वो valid है कि नहीं. क्या होने चाहिए? वो valid होने चाहिए. To monitor its progress, BHG employs premise control regularly, assessing market trends and reviews internal performance metrics.
ठीक है, देखो अगला स्ट्रक्चर क्या होता है, लीन मिडिल मैनेजमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लीन होता है हैवी इन्वेस्टमेंट इन आईटी एंड फ्रंटलाइन स्टाफ और रिड्यूसेस ओवरहेड व्हाइल इंप्रूविंग रिस्पांसिबिलिटी। प्रीमाइज कंट्रोल क्या होता है, कंटिन्यू वेरिफिकेशन ऑफ assumptions, कि हमने जो assumptions लगाए हैं व्हाइल डूइंग द प्रोसेस हमने वो सही लगाए हैं। कंज्यूमर ट्रेंड्स हो गए, पोस्ट पैंडेमिक ट्रैवल शिफ्ट्स हो गए, जैसे कि की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, वो एसेंशियल कैपेबिलिटीज होती हैं जो चाहिए होती हैं हमें स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जीतने के लिए कि हमारा रुतबा बढ़े। ओके, नाउ अ रैपिडली एक्सपैंडिंग फिनटेक कंपनी हैज अडॉप्टेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने ये अडॉप्ट करी है कुछ स्टेटमेंट, आपको क्या बताना है। द बोर्ड सब्सिक्वेंटली अप्रूव्स द प्लान, और बोर्ड ने प्लान को अप्रूव कर दिया है ऑन बोर्ड जाने के लिए विद 50 मिलियन न्यू यूजर्स। ठीक है, 50 मिलियन न्यू यूजर्स है विद इन द नेक्स्ट 4 इयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेटमेंट, कि वो क्या है, वो विजन है, मिशन है, गोल है कि ऑब्जेक्टिव, आपको बताना। तो चलिए, वी एग्जिस्ट टू सिंप्लीफाई द डिजिटल फाइनेंसिंग financial services by providing secure, accessible, and customer-centric payment solution that enhance financial inclusion। मतलब क्या, मतलब वो ये बोल रहा है कि हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि विजन है, अगर विजन होता है हम बनने चाहते हैं, ग्लोबल ब्रांड बनना चाहते हैं, हम ये प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोवाइड करेंगे, है ना, हम अपने आप को उधार देखते हैं इतने सालों में। लेकिन मिशन क्या होता है कि हम हैं क्यों, हम क्यों हैं। वी एग्जिस्ट टू सिंप्लीफाई द डिजिटल फाइनेंशियल कंपनी बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर, तो वो होता है मिशन। तो ये क्या है, मिशन है, ना कि विजन। विजन क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बता रही है हमें नंबर 1 बननी है कंपनी, इस फील्ड में जाना है। विजन होता है फ्यूचर के लिए, मिशन होता है अभी प्रेजेंट बिजनेस बताता है आपको कोर पर्पस क्या है, कस्टमर फोकस किसका है, ऑपरेशनल डोमेन ऑफ द एंटरप्राइज, आंसरिंग हु वी आर, क्या है हम, व्हाट वी डू, हम क्या कर रहे हैं, एंड व्हाई वी एग्जिस्ट टुडे, और हम क्यों हैं। Statement we exist to simplify digital financing services expresses current purpose and its scope. In contrast, the target of 50 million users in 4 years represent a quantitative goal objective while future aspirations represent vision। ठीक है, उसने क्या बोला, जो टारगेट है 50 मिलियन यूजर्स का वो क्या है, गोल है हमारा, ऑब्जेक्टिव है, while जो फ्यूचर एस्पिरेशंस होती है हमारी वो क्या होती है, विजन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विजन फ्यूचर एस्पिरेशनल स्टेट, टू बी द ग्लोबल लीडर। मिशन क्या हुआ, प्रेजेंट स्कोप एंड पर्पस, वी एग्जिस्ट टू सर्व। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम बाउंड क्वांटिटेटिव टारगेट 50 मिलियन यूजर्स इन 4 years। नेक्स्ट, a pharmaceutical company has recently completed 3 major acquisitions and integrated more than 8,000 employees into its operation। ठीक है, ओके, ऑल द सेवरल न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है बेशक। ठीक है, although several new business opportunities are available, management ने क्या क्या postpone कर दिया further expansion for the next 3 years to consolidate operations and improve organizational efficiency, कि वो organization की efficiency को बढ़ाए और क्या करे, to consolidate operational and जो भी उसने 3 amalgamations करे हैं उनको लाइन पे ला सके, ढंग से चला सके, ऑपरेट कर सके, इसलिए उसने अभी नहीं किया। तो आप क्या बोलोगे रीजन फॉर अडॉप्टिंग दिस स्ट्रैटेजी, की लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, consolidation after rapid expansion, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ये डिक्लाइनिंग कस्टमर डिमांड। बताओ क्या बोलोगे आप इसका, क्या है ये, क्या बोला उसने, क्या हुआ, क्या है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने 3 कंपनीज की एक्विजिशन करी है, एक्वायर कर लिया है उसने। ठीक है, और उसके अंदर इंटीग्रेट उसने किया 8,000 एम्प्लॉयज हैं उसके। और ऑल्दो सेवरल न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन मैनेजमेंट उसको पोस्टपोन कर दिया फर्दर एक्सपेंशन के लिए नेक्स्ट 3 years में, क्योंकि वो कंसोलिडेट कर सके ऑपरेशन को और इम्प्रूव कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, जो 3 लाए हैं वो उनको ढंग से पाल सके, इसलिए। तो क्या होगा प्राइमरी रीजन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, नहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो है हमारे पास, कोई गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, और कस्टमर डिमांड की भी कोई बात नहीं हो रही है। तो कंसोलिडेशन आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन कब करेंगे, वो रैपिड एक्सपेंशन के बाद। तो इस वजह से, इस कारण की वजह से उन्होंने क्या बोला कि अभी हम नहीं करेंगे।
The scenario depicts a classic stability strategy. क्या ये भी कि हम स्टेबल रहेंगे, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी करेंगे. पोज दे रहे प्रोसीड विद द क्वेश्चन कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी, जहाँ पर फर्म क्या करते एक्सपीरियंस करते रैपिड ग्रोथ और मल्टीपल एक्विजिशन. इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल रिसोर्सेज गेट स्ट्रेंच्ड. मैनेजमेंट डेलिबरेटली पॉजेज, जो मैनेजमेंट जानबूझ के रुक जाती है फर्दर एक्सपेंशन से टू एसिमुलेट रिसोर्सेज, स्ट्रीमलाइन एफिशिएंसी एंड कंसोलिडेट बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट लीप. ओके. उसके बाद लास्ट आपका है एलिवेटिंग कस्टमर सर्विस टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल बाय प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर इंटरफेस, ऑनलाइन रिपेयर सर्विस एंड सर्विस ऑन साइट इज नोन एज. ये सब करना ही क्या होता है, साइट सर्विस दे रहे हैं, वो बेटर कस्टमर इंटरफेस दे रहे हैं, ऑनलाइन रिपेयर सर्विस वगैरह कर रहे हैं, सर्विस ऑन साइट भी दे रहे हैं. इसको क्या कहते हैं, सोशल मार्केटिंग नहीं, सिंक्रो मार्केटिंग नहीं, एनलाइटेंड मार्केटिंग नहीं, ऑगमेंटेड मार्केटिंग. क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, जिसमें हम साइड का भी देखते हैं, उनको एक्स्ट्रा देते हैं, एडिशनल वैल्यू एडिशन देते हैं. देखो ऑगमेंटेड मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोवाइडिंग एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज, बेनिफिट फीचर्स बियॉन्ड द बेसिक प्रोडक्ट सर्विस एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर, जैसे कि ऑनलाइन रिपेयर, ट्रैकिंग, प्रीमियम इंटरफेस, एक्सटेंडेड वारंटी एंड ऑन साइट सपोर्ट टू डिलाइट कस्टमर्स एंड एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है. जो ऑगमेंटेड है उसमें कहते हैं एक्स्ट्रा वैलिडेटेड सर्विसेज होते हैं. सिंक्रो में बैलेंसिंग, सिंक्रोनाइज करता है, बैलेंस करता है फ्लक्चुएटिंग डिमांड को. डी मार्केटिंग क्या होता है, टेम्परली या परमानेंटली रिड्यूस करना डिमांड को. और एनलाइटनिंग यानी कस्टमर ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म वैल्यू फिलॉसफी. डोंट कंफ्यूज between enlightened and augmented. Okay. Now question number 1 है compulsory 5 mark का question. Modern Sangeet Academy, a classical music training institute based in Bengaluru, has gained nationwide recognition through its engaging social media presence and viral reach. ठीक है. Encouraged by its growing popularity, students from across the country have requested the academy to introduce online classes. However, JJ Sir, the founder and the head of the academy, opposes the idea. क्या हुआ है यहाँ पे, देखो एक संगीत अकेडमी है म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु में, जिसको नेशन वाइड रिकॉग्निशन मिल चुकी है, मान लो पूरी इंडिया में मिल गई थ्रू सोशल मीडिया और वायरल न्यूज की वजह से. एनकरेज बाय इट्स ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, अब जो पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स जो अक्रॉस द कंट्री है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एकेडमी को इंट्रोड्यूस कर दो ऑनलाइन क्लासेस. लेकिन जो जेजे सर हैं हमारे फाउंडर, उन्होंने मना कर दिया. ही बिलीव्स कि जो ऑनलाइन क्लास है वो अट्रैक्ट करेगी नॉन सीरियस लर्नर्स को भी, कि जो सीरियसली नहीं करते उनके लिए भी अट्रैक्ट करेगी, डाइल्यूट द एकेडमिक्स मिशन. तो जो एकेडमिक का मिशन है कि हमें अच्छा करके आना है, जो भी मतलब होगा उनका, उसको वो डाइल्यूट करता है, कम करता है. प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग क्लासिकल म्यूजिक while striving for global recognition. In the light of the above case, explain why JJ Sir should develop the qualities of strategic thinker rather than relying solely on his expertise in the classical music. आपको ये बताना है कि क्यों जेजे सर को कैसे सोचना चाहिए, स्ट्रैटेजिक थिंकर की तरह सोचना चाहिए rather than solely on his expertise, कि भाई मेरे को खाली सीरियस लोगों को ही पढ़ाना है. How can strategic thinking contribute to the long term growth and sustainability of the academy? बताओ, आप खुद ही सोचो क्यों, कैसे हेल्प करेगा. अगर वो मान जाते हैं तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक थिंकर के अकॉर्डिंग बताओ. तो क्या क्या करना चाहिए बेटा, उनको समझना चाहिए. देखो उनका खुद का, देखो वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका विजन है, अब खुद ही पढ़ो एक बारी. वो ये बोल रहे हैं कि उनका जो विजन है ये है कि एंकरेज करना बाय इट्स ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री हैव रिक्वेस्टेड द एकेडमी टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन क्लास. लेकिन उसने मना कर दिया. बट उसने एक क्या चीज बोली कि एकेडमी का मिशन प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना क्लासिकल म्यूजिक वाइल स्ट्राइविंग फ्रॉम द ग्लोबल रिकॉग्निशन बोला है. यानी कि क्या वो कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका खुद का विजन है कि आप ग्लोबली जा सको, विजन ऑफ मेकिंग क्लासिकल म्यूजिक ग्लोबली रिकॉग्नाइज, तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे ना. आप प्रोएक्टिव बनो ना रेदर देन रिएक्टिव. इफेक्टिव एप्लीकेशन करो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की. ठीक है, उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा, अच्छे से आप कर पाओगे, अच्छे से जवाब दे पाओगे इन्वायरमेंट को. न्यू अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो उसको ग्रैब आउट करो ना, एक्सप्लॉइट करो ना. ठीक है, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी बढ़ाओ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ाओ, ऐसे नहीं होगा. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, डोमेन एक्सपर्टीज वर्सेस स्ट्रैटेजिक क्या है, देखो थिंकिंग.
क्या बोला उसने, वाइल फंक्शनल डोमेन एक्सपर्टीज जो जेजे सर की मास्टरी है क्लासिकल म्यूजिक पे, वो असेंशियल है किसके लिए, डिलीवर करने के लिए क्वालिटी सर्विस, ठीक है, लेकिन वो इनसफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल के लिए। खाली जो सीरियस बंदे ही आएंगे अगर, या फिर वो बोल रहे हैं कि हम अच्छे अच्छों को ही लेंगे, जो बहुत सीखने की चाहत रखते हैं उनको ही लेंगे, लेकिन वो इनसफिशिएंट है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल रहे एंड ग्रोथ इन अ डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर अकेडमी ही नहीं रहेगी तो आप किसको सिखाओगे, कैसे सिखाओगे, ठीक है। अ स्ट्रैटेजिक थिंकर लुक्स बियॉन्ड द इमीडिएट ऑपरेशनल टास्क, जो स्ट्रैटेजिक थिंकर है वो क्या इमीडिएटली किसके बियॉन्ड सोचता है, ऑपरेशनल टास्क के बियॉन्ड सोचता है। एंड टेक्निकल मास्टरी to align the organization's core competence, ठीक है, to align the organization के core competence को with external market opportunities, ताकि वो अलाइन कर सके अपने टेक्निकल मास्टरी को ऑर्गेनाइजेशन के कोर कॉम्पिटेंस से, एक्सटर्नल मार्केट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सके, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स को ऑब्जर्व कर सके। जे सर मस्ट डेवलप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्यों देखो, जे सर इज प्रेजेंटिंग ऑनलाइन क्लासेस आउट ऑफ द फियर ऑफ डाइल्यूटिंग क्वालिटी गिर जाएगी। स्ट्रैटेजिक थिंकर को हाउएवर क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए कैसे टेक्नोलॉजी से हम फायदा उठा सके, कि हम एक्सपैंड कर सके अपने रीच को बिना कॉम्प्रोमाइज करे स्टैंडर्ड्स को। जैसे वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट या प्रीमियम ऑनलाइन कोहर्ट्स। जे सर नीड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग टू, किसके लिए, देखो यार वो ऑप्शंस और भी हैं, वो और भी तरीके से कर सकता है, वो टेस्ट ले ले या कुछ भी वैसा कर ले जिससे प्रूव हो जाए कि यस दे आर सीरियस फॉर म्यूजिक, ठीक है। तो क्या कर सकता है, प्रोवाइड डायरेक्शन देगी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपको। अलाइन ऑपरेशनल डिसीजन, जो आपका ऑपरेशनल डिसीजन है जैसे कि ऑनलाइन कोर्स को वो एकेडमी के लॉन्ग टर्म विजन जो कि क्या है ग्लोबल रिकॉग्निशन, उससे वो डायरेक्शन देगी, अलाइन करेगी। प्रोएक्टिव बनो रेदर देन रिएक्टिव, एंटिसिपेट करो चेंजेस इन स्टूडेंट्स लर्निंग प्रेफरेंसेस, कि भाई वो आपको ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं, आपसे ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं। अडॉप्ट करो हाइब्रिड मॉडल्स को बिफोर कंप्यूटर्स कैप्चर द डिजिटल स्पेस, जो कि अभी हो भी रहा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, ब्रिज जियोग्राफिक बैरियर्स, जो जियोग्राफिक बैरियर्स है उनको ब्रिज करो, कम करो, to cater to the nationwide and international demand. एनहांस करो लॉन्गिटिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि अडेप्ट करो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को, है ना, टू मॉडर्न डिलीवरी चैनल्स। जो आप ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं वो किसके थ्रू दे रहे हो, आप इंटरनेट के थ्रू दे रहे हो। सो द अकेडमी रिमेन्स रेलिवेंट अक्रॉस जनरेशंस। डेवलप कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या कंबाइन करो आर्टिस्टिक प्योरिटी को डिजिटल रीच के साथ, ताकि क्रिएट कर सके यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। तो डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कोर कॉम्पिटेंस एनेबलिंग द अकेडमी टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन व्हाइल प्रिजर्विंग द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। स्ट्रैटेजी के लाइन में करो, इंश्योर दैट एक्सपैंडिंग द ऑनलाइन डज नॉट डाइल्यूट क्वालिटी, ये देख के चलो, बाय डिजाइन स्ट्रक्चर डिजिटल क्यूरिकल curriculum and strict admission filters. Market penetration and reach क्या है देखो, allows the academy to monetize its viral social media presence and convert followers into enrolled global students, इनको कर सके followers को। Okay, sustainable competitive advantage में क्या है, एक create करते हैं moat by being a pioneer in high quality authentic online classical music education, ठीक है। तो इस तरीके से जो जे सर हैं वो अपना कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके ना, प्रोएक्टिव अप्रोच, opportunities exploitation, provide direction, longevity of firm, edge, यानी कि competitive advantage। Now question number 1b. Okay, so Rafi Merchant, a timber trader based in Surat, entered into a strategic alliance with Woody Ducks, a South African-based manufacturer of premium wooden planks, to manufacture and supply wooden planks worth 150 crore for residential projects in Gift City, Gujarat. Before the consignment reached in India, real estate developers and customers shifted their presence to polyester-based furnishing material due to their durability, affordability, and variety of colors. और consequently क्या हो, जो डिमांड थी वुडन प्लैंक्स की वो कम होने लग गई, causing sustainable losses to रवि मर्चेंट। रवि मर्चेंट को क्या हो गया, लॉस, क्यों, क्योंकि अब उसकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है।
In the light of the above, identify and explain the strategic driver overlooked by the Rafi merchant. Overlooked ने से नहीं देखा या रह गया उसके ध्यान से, वो हो गया. ठीक है. Also, state other strategic drivers that organization should consider before making strategic decision. आप बताओ कौन सा हो सकता है स्ट्रैटेजिक ड्राइवर जो उसके दिमाग में रह गया, और बाकी और कौन से होते हैं. देखो पहले तो होते कौन से स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स होते हैं आपका. सबसे पहले इंडस्ट्री, मार्केट. क्या उसको नहीं पता था कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी मार्केट में, पता था. प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल्स, और फोर्थ क्या होता है, लास्ट, कस्टमर. तो उसने क्या ओवरलुक किया, चैनल नहीं, उसने क्या लुक किया, कस्टमर. उसने कस्टमर को तो ध्यान दिया ही नहीं, कस्टमर प्रेफरेंस को तो देखा ही नहीं, है ना. क्या है, रफी मर्चेंट ओवरलुक द स्ट्रैटेजिक ड्राइवर ऑफ कस्टमर्स. ये की ड्राइवर्स है स्ट्रैटेजिक ड्राइवर एंड ऑर्गेनाइजेशन को जो जरूरी होते हैं बहुत ज्यादा समझने के लिए. इनको प्रेफरेंस देना होता है हमें, क्योंकि इनके बैंक बिहेवियर पे डिपेंड करता है हमारा कैसा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा. अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है जो डिमांड क्रिएट करती है प्रोडक्ट और सर्विस की. अभी क्या हो रहा है, कस्टमर जो है प्रेफरेंस अपनी प्रीमियम वुड प्लैंक से शिफ्ट करके क्या कर दी, पॉलिएस्टर बेस्ड फर्निशिंग कर दी, क्योंकि उसकी में ड्यूरेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, वाइडर रेंज ऑफ कलर्स है. तो अब क्या करे वो, क्या करे वो, हो गया तो हो गया, ये दिक्कत थी. अब बाकी कौन से हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट्स, प्रोडक्ट सर्विस और चैनल्स. ठीक है, रीड करते हैं. देखो, रफी मर्चेंट कंप्लीटली overlook the strategic driver of customers. उसने customers नहीं देखा. Customers are the ultimate drivers of the demand, right? In any market, किसी भी market में customers ही तो है जो demand create करते हैं. Organizations must continuously monitor customer needs. जो organization है उसको क्या करना चाहिए, monitor करके रखना चाहिए customer के need को, preferences को, buy behavior को देखना चाहिए, substitute products availability देखनी चाहिए. Therefore, committing capital to match the supply contracts, जैसे कि worth 50 crores. रफी मर्चेंट एज्यूम दैट स्टैटिक डिमांड फॉर वुडन प्लैंक्स. क्या उसने किया, एज्यूम कर लिया कि डिमांड स्टैटिक ही रहेगी इसके वुडन प्लैंक्स की. हाउएवर क्या हुआ, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने और बायर्स ने शिफ्ट कर दिया पॉलिएस्टर बेस्ड. तब इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी तीन फैक्टर्स की वजह से, उसकी ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और कलर वैरायटी की वजह से. रफी फेल्ड टू एनालाइज कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड मार्केट ट्रेंड्स. नहीं देख पाया. His strategy resulted in heavy financial loss, जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस होने लगे. Other strategy drivers organization must consider इंडस्ट्री एंड मार्केट. इंडस्ट्रियल मार्केट में क्या, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इवैल्यूएट देयर पोजीशन विद इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में वो कहाँ रखती है, कहाँ पोजीशन रखती है अपनी. ठीक है, मार्केट साइज क्या है, ग्रोथ क्या है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, पोटेंशियल मार्केट डिस्ट्रप्शंस, ये सब देखने होते हैं. मार्केट साइज क्या है, कस्टमर सेगमेंट क्या है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी क्या है, ये एनालाइज क्या करती है, हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की, और फॉर्मुलेट करने में स्ट्रेटजी भी इजी रहता है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में भी इजी रहता है इसकी वजह से. और हमारी ओवर इन्वेस्टमेंट को कम करती है कि हम ज़्यादा ना इन्वेस्ट करते किसी भी चीज़ में. प्रोडक्ट और सर्विस. फर्म मस्ट कंटिन्यूसली असेस विद द प्रोडक्ट ऑफरिंग मीट्स इन्वॉल्विंग कस्टमर यूटिलिटी की. जैसा कस्टमर चाह रहे हैं वैसे प्रोडक्ट दे पा रहे नहीं दे पा रहे, इसलिए हमेशा इवॉल्व करके रखना चाहिए. अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, न्यू ऑफरिंग्स लानी चाहिए, अनप्रॉफिटेबल वंस को बंद कर देना चाहिए. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्वालिटी में, इनोवेशन में, प्राइसिंग, पोस्ट सेल सर्विस इज क्रिटिकल टू मेंटेन मार्केट शेयर. ठीक है, उसके बाद लास्ट है चैनल. चैनल्स में क्या, एनालाइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, इंश्योर ऑप्टिमल मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च सही से हो पाएगी, उससे क्या होएगा, चांस ऑर्गेनाइजेशन शुड एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर सेल प्रोडक्ट की, उसके कितना इफेक्टिवनेस आ रहे हैं सर्विस चैनल्स. एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इंप्रूव मार्केट रीच उससे इंप्रूव होती है. इंश्योर बेटर कस्टमर एक्सेसिबिलिटी, स्ट्रेंथन कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन. और बिजनेस एक्सपेंशन को भी क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, क्रिएट करता है एक बैरियर न्यू कॉम्पिटिटर्स को. क्या, चैनल्स, ऑप्टिमल मार्केट रीच, कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स, डायरेक्ट कस्टमर एक्सेसिबिलिटी, क्रिएटिंग स्ट्रक्चरल एंट्री बैरियर्स फॉर कॉम्पिटिटर्स. ये किसमें आएगा, चैनल्स में ही आएगा. ठीक है, कस्टमर्स, इंडस्ट्रियल मार्केट, प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड चैनल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1C.
क्या कह रहा है? जेफ इनकॉर्पोरेशन, अ लीडिंग यूएस बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी, इंटेंस टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। वो क्या करना चाह रहा है? अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को क्या करना चाह रहा है? थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। क्या किया उसने? मैन्युफैक्चरिंग इट्स लेटेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन विद हाई स्टोरेज कैपेसिटी इन इंडिया। उसने एंड्रॉइड स्मार्टफोन निकाला है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। इस वजह से वो एक एग्रीमेंट में आया किसके साथ? देसी ग्रुप के साथ। और लैंडिंग इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर अंडर विच बोथ द कंपनीज विल कोलैबोरेट इन मैन्युफैक्चरिंग द स्मार्टफोन्स। दोनों कोलैबोरेशन करेगी, दोनों स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करेगी। प्रोडक्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू द यूएसए, यूएसए में एक्सपोर्ट होगा, एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज में भी। बोथ कंपनीज जो है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज। दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज है, अपना अपना काम कर रही है, लेकिन एक कब करती है? जब मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रही है। ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रोथ स्ट्रेटेजी। कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है? जब मिलके काम करते हैं लेकिन अलग अलग आइडेंटिटी होती है, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं। फोर एडवांटेज बताने बोथ द कंपनीज इलेक्टेड टू डिराइव फ्रॉम द सेलिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या होता है? ये अरेंजमेंट होता है दो या दो से ज्यादा फर्म्स के बीच में जो इंडिपेंडेंट होती है, ताकि वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है। अपने रिसोर्सेज शेयर करती है, अपनी कैपेबिलिटीज चेक करती है, शेयर करती है, नॉलेज को, रिस्क को। ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट होता है। उसके बाद एडवांटेज क्या रहेगा इसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज कैसे रहेगा? कैपेबिलिटीज, फैसिलिटीज, और क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड पे खरा उतरेगा, है ना। और उनकी हम बोल सकते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल होएगी, है ना। इकोनॉमी एडवांटेज आएगा। इन्वेस्टमेंट वगैरह में कम उनको इन्वेस्ट करना वगैरह पड़ेगा। रिड्यूस कॉस्ट, बिजनेस इसको कम करेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम ज्यादा रहेंगे, एक्सपोर्ट वगैरह करेगा तो लोअर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन मिल जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में। और अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो तो हो सकता है गवर्नमेंट भी आपको फायदा दे दे। ग्रोथ स्ट्रेटजी adopted by Jeff Incorporation and Desi Group is a strategic alliance. A strategic alliance is a cooperative relationship. क्या है? एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट फर्म के बीच में to pursue agreed upon strategic goals while remaining legally separate entities। रहेंगे सेपरेट ही, और शेयर करें रिसोर्सेज को, कैपेबिलिटीज को, रिस्क और रिवॉर्ड्स को। ठीक है। उसके बाद अलायंस अलाउज जेफ इनकॉर्पोरेशन। अलायंस क्या करता है? अलाउ करता है जेफ इनकॉर्पोरेशन के लिए लेवरेज देसी ग्रुप्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लो कॉस्ट लेबर और रेगुलेटरी नॉलेज इन इंडिया। साइमल्टेनियसली क्या? देसी ग्रुप गेन्स एक्सेस टू जेफ इनकॉर्पोरेशन कटिंग एज स्मार्टफोन, उसको उसका एक्सेस मिल गया। ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देख के और ग्लोबल ब्रांड रिप्यूट मिल जाएगा कि भाई इंटरनेशनल ब्रांड है। इकोनॉमिक एडवांटेज मिल रहा है उसको, फैसिलिटीज को शेयर कर रहा है, पूलिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बोथ फर्म्स रिड्यूस ऑपरेशनल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, हायर वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, अचीव्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअरिंग पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। द पार्टनरशिप एनेबल्स बोथ द फर्म्स। जो पार्टनरशिप है वो क्या कर रहा है? एनेबल कर रहा है दोनों फर्म्स को कि वो को डेवलप करें प्रोडक्ट्स को, फॉरेन मार्केट को एंटर हो रहे हैं वो, तो उसे फास्टर और बिल्ड कर दे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन को, एंड ईदर कुड अचीव इंडिपेंडेंट। वो अलग अलग इतना नहीं अचीव कर पाते जितना वो साथ में मिलकर अचीव कर पा रहे। पार्टनरिंग विद प्रोमिनेंट लोकल प्लेयर जैसे देसी ग्रुप है, उसने जेफ ने कर दिया, हाथ मिला लिया। ठीक है। तो जेफ को क्या हुआ? अब लोकल गवर्नमेंट का नेविगेशन मिल गया, टैक्सेशन से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से स्मूथली वाइल गेनिंग पॉलिटिकल गुडविल। उसको पॉलिटिकल गुडविल मिल गई, उसको अब टैक्सेस वगैरह का इतना झंझट नहीं है। और वाइल देसी ग्रुप एनहांसेस इट्स इंटरनेशनल प्रेजेंस थ्रू एसोसिएशन विद अ रेप्यूटेड ग्लोबल ब्रांड। इससे दोनों की विन विन सिचुएशन आ जाती है स्ट्रेटेजिक अलायंस में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्रोएक्टिव, अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड डायरेक्शन, लॉन्गिविटी, एज। एज मतलब वही कॉम्पिटिटिव जो था। और स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या है? कस्टमर, industry market, product service channels. Overlooking customer shifts causes massive inventory losses. Partnership between independent firms रहेंगे तो क्या एडवांटेज होगा? पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजी। ओके। देन आउटलाइन द मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरली फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के लेवल्स होते हैं? थ्री टाइप्स के लेवल्स होते हैं।
I also explain the type of networks of the relationship between these levels and amongst the same level of a business. पहले 3 लेवल होते हैं कौन कौन से? कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल. ठीक है. और इनका रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे फंक्शनल और डिविजनल रिलेशनशिप हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, मैट्रिक्स रिलेशनशिप, तो यही सब आ जाएगा. ठीक है. सबसे पहले अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लेवल की, कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है देखो, कंसिस्ट ऑफ द सीईओ. सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट मिशन, जो कि क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं मिशन को, विजन को, गोल्स को, और रिसोर्स एलोकेशन करते हैं बिजनेस यूनिट में, और मैनेज करते हैं कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी. मिशन गोल्स बताते हैं, एलोकेट रिसोर्सेज और मैनेज कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो ऑफ द बिजनेसेस. बिजनेस लेवल क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ जनरल मैनेजर्स. जनरल मैनेजर्स इनमें हेड ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ट्रांसलेट करता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को इनटू कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लान्स टू स्पेसिफाई प्रोडक्ट लाइंस और द बिजनेस सेगमेंट. मतलब क्या कंसिस्ट हो रहा है? क्या है इसके अंदर? जनरल मैनेजर्स है, हेड ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स है. ठीक है. ट्रांसलेट करता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को किसमें? कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लान, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है. जो कॉर्पोरेट लेवल में हमारी वो बनी है पॉलिसीज वगैरह, उनको करता है ट्रांसलेट, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनी है कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लान में, ताकि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन के लिए या बिजनेस सेगमेंट के लिए जो भी बनी है उसको क्या कर सके? काम कर सके, ट्रांसलेट कर सके, कंक्रीट प्लान बना सके रिस्पेक्टिव डिविजन्स के अकॉर्डिंग, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे ध्यान दे सके, अचीव कर सके प्रॉफिटेबिलिटी. उसके बाद फंक्शनल लेवल, इसमें क्या होता है? फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, आर&डी, ऑपरेशंस. Focus on developing operational strategies aligned with the business goals to ensure efficient resource execution. मतलब ये लेवल क्या करता है? encompasses managers रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि फाइनेंसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए. ये क्या करता है? डेवलप करता है फंक्शनल स्ट्रैटेजीज को और अलाइन करता है विद द ऑब्जेक्टिव सेट बाय कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल मैनेजर्स. ठीक है. क्या करता है ये? कि कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल मैनेजर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, आर&डी एंड ऑपरेशन, और फोकस किस पे करते हैं? कि जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज बनाई गई है उसके साथ अलाइन कर सके बिजनेस गोल को, और इंश्योर कर सके एफिशिएंट रिसोर्स एग्जीक्यूशन, की जो रिसोर्सेज वो ढंग से एग्जीक्यूट हो, ढंग से एलोकेट हो. ठीक है. और जो बिजनेस लेवल मैनेजर्स होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली. उसके बाद बात करेंगे हम नेटवर्क्स के बारे में और रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट लेवल्स के बारे में. फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप क्या होता है? इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप जहां पर ईच फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑफ डिवीजन ऑपरेट्स अंडर वर्टिकल हायरार्की. वर्टिकल हायरार्की में अपना अपना काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशन है. फंक्शनल मैनेजर्स जो है फंक्शन को देखते हैं, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द बिजनेस या कॉर्पोरेट मैनेजर्स. जो बिजनेस या कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं उनको डायरेक्टली फंक्शनल मैनेजर्स क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? रिप्रेजेंट फ्लैट स्ट्रक्चर और द पीयर लेवल इंटरेक्शन. ये जो हॉरिजॉन्टली जो सेम लेवल पोस्ट पे होता है. प्रमोट इक्वल स्टेटस, जिससे इक्वल स्टेटस आता है, ओपन कम्युनिकेशन रहता है, आइडिया का साइंस से शेयर कर सकते हैं, क्लोज फंक्शनल कोलैबोरेशन हो जाता है, कॉमन एंड इनोवेटिव एंड टेक स्टार्टअप्स वगैरह. ठीक है. और मैट्रिक्स तो बहुत मुश्किल होता है. उसमें मैट्रिक्स में क्या होता है? उसमें ये होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो फंक्शनल को और प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करती है? कॉम्प्लेक्स होता है ये. ठीक है. कंबाइन करता है डिपार्टमेंट को इनटू प्रोजेक्ट बेस्ड. एम्प्लॉय रिपोर्ट टू डुअल बॉसेस. दो बॉस होते हैं एम्प्लॉय के, वो दोनों को रिपोर्ट करना होता है. एक होता है फंक्शनल हेड, होता है प्रोजेक्ट मैनेजर. एनेबलिंग फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज शेयरिंग अक्रॉस कॉम्प्लेक्स मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सुटेबल किसके लिए होता है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए डाइवर्स, जिसके पास डाइवर्स ऑपरेशन हो, एनेबलिंग एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट अक्रॉस डिफरेंट फंक्शन. ठीक है. तो ये जो लेवल्स होता है रिलेशनशिप के, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है. ठीक है. ताकि वो बिजनेस गोल को अचीव कर सके. 3 लेवल कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल. रिलेशनशिप फंक्शनल, डिविजनल, हॉरिजॉन्टल और मैट्रिक्स. Now to be there are certain conditions or indicators जो point out करते हैं टर्न अराउंड को if needed. क्या होता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के लिए? कब चाहिए होता है हमें? बताओ. कौन कौन सी कंडीशंस होती है जब हमें लगता है कि हाँ भाई टर्न अराउंड की जरूरत है? राइजिंग कंपटीशन,
बिजनेस साइकिल्स और इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी की वजह से एक ऐसा क्लाइमेट बन जाता है जहां पर बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस क्या नहीं कर पाता, एक वायबिलिटी नहीं ग्रांट कर पाता। मतलब क्या? मतलब ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी जो है वो हाईली टारगेटेड एफर्ट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पहले जैसी हो जाए या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ जाए, उसका पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन जिसको टर्न अराउंड जरूरी होता है वो बहुत ज्यादा फेस कर चुकी होती है क्राइसिस को, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर चुकी होती है। तो इसलिए जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है वो कब यूज होती है? जब थ्रेट्स और वीकनेस एडवर्स हो जाते हैं, एकदम एडवर्स हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ बहुत खराब होती है, जब ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल प्रेशर भी आ रहा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी आ रहा होता है, हम उसमें इनोवेशन की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट हमारा जो मेन मोटिव होता है, फर्स्टली ये होता है कि वो सरवाइव कर सके। क्या कर सके? सरवाइव कर सके। क्यों सरवाइव कर सकते हैं? हो सकता है कि वो मरीज है, तो पहले जिंदा तो हो, थोड़ा जिंदा तो रहे, उसके बाद हम उसकी हेल्थ को अच्छा करेंगे। तो क्या कंडीशंस होते हैं? जैसे कि अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट सर्विस, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, और क्या बोल सकते हैं, मिसमैनेजमेंट है, ओवर स्टाफिंग है, कम स्टाफिंग है, हाइयर टर्नओवर एम्प्लॉइज है, लो मोरल है, डिट्रॉइटेशन इन द फिजिकल फैसिलिटीज। इन सब की वजह से क्या होता है? टर्न अराउंड जरूरी हो जाता है। देखो, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या होती है? टारगेटेड रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी है जो डिजाइन करी जाती है रिवर्स करने के लिए डिक्लाइनिंग फाइनेंशियल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को, ताकि कम हो जाए क्या? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो डिक्लाइन हो रखा है उसको रिवर्स कर सके, एंड रिस्टोर अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। It is executed when a firm faces severe internal weakness. ठीक है, ये कब एग्जीक्यूट किया जाता है? जब फर्म क्या कर रही हो? इंटरनल उसके वीकनेसेस, एक्सटर्नल थ्रेट्स थ्रेटनिंग इट्स सर्वाइवल। ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट जो क्रिएट कर रहे हो उसकी सर्वाइवल तक, क्योंकि सर्वाइव करने में भी इसको जोर पड़ रहा है। मैंने कंपनी एक्सपीरियंसेस परसिस्टेंट डिस्ट्रेस, तो हमारे ये देख के पता चल जाना चाहिए कि उसको टर्न अराउंड की जरूरत है। सबसे पहले नेगेटिव कैश फ्लो, continuous cash flow from operations leading to liquidity strains and inability to meet short term obligations। जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है वो मीट नहीं कर पाती, वो भी नहीं ले पाती। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विस, जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो अनकॉम्पिटिटिव होता है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, प्रोडक्ट अपील लॉस हो जाता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, फेलियर टू मैच मार्केट स्टैंडर्ड्स है, उसके बाद डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, मार्केट शेयर कम होता है, कंटिन्यूअस इरोजन ऑफ कस्टमर बेस, अगर कस्टमर बेस कंटिन्यूअसली इरोड होता रहेगा, कंपटीटर्स ओवरहोल कर लेंगी, मल्टीपल फाइनेंशियल कार्टर्स। ठीक है, तो मार्केट शेयर हमारा कम हो रहा है और दूसरों का, हमसे हमारा कम हो रहा है तो दूसरों का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिट्रॉइड इन फिजिकल फैसिलिटी कम हो रही है, डायलेपिटेटेड प्लांट्स, आउटडेटेड मशीनरी, लैक ऑफ मेंटेनेंस ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच, ओवर स्टाफिंग हो रही है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है, मोरेल कम हो रहा है, इनएफिशिएंट मैन पावर यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हो पा रहा, की टैलेंट डिपार्चर, जो अच्छे अच्छे हमारे टैलेंट्स वो जा रहे हैं, सीवियर लैक ऑफ मोटिवेशन की बहुत कमी है। मिस मैनेजमेंट कैसे? वीक लीडरशिप की वजह से, पुअर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की वजह से हम क्या कर जाते हैं? मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता, फाइनेंशियल कंट्रोल में कमी आ जाती है। एक्शन प्लान क्या होता है? सबसे पहले असेस करो करंट स्टेटस क्या है हमारा। ठीक है, अभी हम कहाँ पर है, फिर टारगेट इमरजेंसी एक्शन प्लान के, इमरजेंसी में जो हमें एक्शन प्लान लेना पड़ता है ताकि वो एटलीस्ट सर्वाइव कर सके, फिर रिस्ट्रक्चर करो बिजनेस को, फिर इम्प्लीमेंट करो स्पेसिफिक रिकवरी स्टेप ताकि वो वापस से पॉजिटिव हो सके। ठीक है, फिर रिटर्निंग टू नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक्शन प्लान फॉर द टर्न अराउंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये इसमें है नहीं, आपको बताना नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है तो आपको नहीं लिखना है, जस्ट इट इज फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको पता ही होगा, बस एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ करंट स्टेटस, फिर टारगेट इमरजेंसी एक्शन प्लान, फिर रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, देन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक रिकवरी स्टेप, देन रिटर्निंग टू द नॉर्मल ग्रोथ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप ये। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, अनकम्प्लीट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है आपके, डिक्लाइन हो रही है मार्केट शेयर, डिटोरेटेशन ऑफ एसेट्स, ओवर स्टाफिंग ऑफ दी, ओवर स्टाफिंग हो रहा है, टर्न अराउंड आपका एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है, लो मोरल है, मिस मैनेजमेंट है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ सकती है। Okay, now question number 3A says
Green Basket Private Limited, an online grocery retailer, is planning to expand its operations across India. इंडिया में उसको अपना क्या करना है, एक्सपैंड करना है. ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेलर है वो. मैनेजमेंट रिकॉग्नाइजेस दैट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव वेरिंग लेवल्स. आपको इस लाइन से ही पढ़ के पता चलना चाहिए कि क्या पूछने वाला. स्टेक होल्डर्स की कहाँ बात आती है, कौन सी जगह, मेंडलोस मैट्रिक्स से. ठीक है, देखो लास्ट में क्या पूछा उसने, कहाँ है, हाँ. Above case explain how Green Basket Private Limited can manage its stakeholders effectively using the Mendelow's matrix. क्या क्या होता है, की प्लेयर्स, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड और लो प्रायोरिटी. लो प्रायोरिटी में कौन होता है, जिनके पास पावर भी कम होती है, इंटरेस्ट भी कम होती है. की प्लेयर्स किनके पास कौन होता है, जिसके पास पावर भी हाई होती है, इंटरेस्ट भी हाई होता है. कीप सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फेक्शन रखो, जिसको सेटिस्फाइड रखो. वो कौन है, जो पावर में ज्यादा है, इंटरेस्ट नहीं है उनको इतना, तो इंटरेस्ट हुआ है. और इन्फॉर्मेशन हम किसको देंगे, जो इंटरेस्ट लेता है, पावर में कम हो बेशक. चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या बोला इसने, while the company intends to engage its investors एंड टॉप मैनेजमेंट इन एवरी स्ट्रैटेजिक डिसीजन. वो कह रहा है कि मैं जो टॉप मैनेजमेंट का है और जो इन्वेस्टर्स वगैरह, उसको मैं हर डिसीजन में लेके चलता हूँ. और रेगुलरली अपडेट एम्प्लॉइज वगैरह, सप्लायर्स को और कस्टमर को देता रहता हूँ और द एक्सपेंशन प्लान. द कंपनी आल्सो इंटेंड्स टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे आरबीआई वगैरह, बैंक हो गए, एंड लेंडर्स बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड पीरियोडिक कम्युनिकेशन. ठीक है. इन द सेम टाइम इट proposes spending minimal time and resources on the business magazines and similar external groups while continuing to monitor them. चलो देखो, मेंडलॉस मैट्रिक्स है, स्टेक होल्डर एनालिसिस टूल होता है, पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे हम वो करते हैं. ठीक है, मैंने आपको बता दिया, वो कीप केयर, की सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड और लो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं स्टेक होल्डर्स को. मेंडलॉस मैट्रिक्स कैटेगराइजेस stakeholders based on two key dimensions. क्या पावर, पावर में क्या, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ इफेक्ट, और इंटरेस्ट के लेवल ऑफ कंसर्न की ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन के लिए है कि उनको भी चिंता है, कंसर्न है. ठीक है, तो इट डिफाइंस सॉरी डिवाइड स्टेक होल्डर्स इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. इससे 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं. डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट एंगेजमेंट स्ट्रेटजी. सबसे पहले क्या है, की प्लेयर्स, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, जिसमें मैनेज हमें क्लोजली करना पड़ता है, एंगेज होना पड़ता है एक्टिवली इन द की स्ट्रेटेजी डिसीजंस में. इन्वेस्टर्स हो गए, टॉप मैनेजमेंट हो गई, जिसका पावर भी ज्यादा, इंटरेस्ट भी ज्यादा. कीप सेटिस्फाइड, हाई पावर लो इंटरेस्ट, मतलब जिसके पास पावर ज्यादा है लेकिन इंटरेस्ट कम है. जैसे कि कीप सेटिस्फाइड थ्रू कंप्लायंस एंड रेगुलर कम्युनिकेशन, उनके साथ बातचीत करते रहो, कंप्लाई करते रहो विदाउट ओवरवेलमिंग देम, जैसे कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज, लेंडर्स. ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और लेंडर्स के पास पावर तो ज्यादा होती है लेकिन इंटरेस्ट कम होता है, उनको ऑपरेशनल मामलों से इतना कुछ लेना देना नहीं होता. कीप इन्फॉर्म, लो पावर, उनके पास पावर इतना नहीं होता लेकिन इंटरेस्ट हाई होता है. क्यों, क्योंकि दे आर योर एम्प्लॉय, सप्लायर्स, कस्टमर्स है ना. कीप इन्फॉर्म थ्रू रेगुलर अपडेट्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म. उसके बाद मिनिमल एफर्ट्स लगाता है, यानी कि लो प्रायोरिटी. कौन रहेगा, लो पावर लो इंटरेस्ट. मॉनिटर करना रहना चाहिए विद मिनिमल रिसोर्स एक्सपेंडिचर से बिजनेस मैगजीन्स, एक्सटर्नल ग्रुप्स, ये सब चीजें हो गई. ठीक है, जो ओकेशनल मॉनिटरिंग के लिए होता है, मिनिमम टाइम देना होता है, रिसोर्स इतने ज्यादा उनके और डिवोट नहीं करने होते. देखो, हाई पावर लो पावर, कीप सेटिस्फाइड लेंडर रेगुलेटर, मिनिमल एफर्ट्स मैगजीन्स मीडिया, की प्लेयर्स इन्वेस्टर्स टॉप मैनेजमेंट, कीप इन्फॉर्म्ड. और यहाँ पे कीप सेटिस्फाइड आएगा. यहाँ पे की प्लेयर्स मत लिख देना कि पहले की प्लेयर्स से स्टार्ट करेंगे, नहीं, पहले आता है लो फिर आता है हाई, हाई लो ऐसे. ठीक है, चलो. की प्लेयर हाई हाई, कीप सेटिस्फाइड हाई पावर लो इंटरेस्ट, मिनिमल लो लो, एंड keep informed low power and high interest. Okay, now question number 3 भी explain the pointers for navigating change during digital transformation. जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आप पॉइंटर्स बताने, वे पॉइंट्स बताने कि जो नेविगेट करते हैं कि चेंज हुआ है. हर ऑर्गेनाइजेशन को भाई थोड़ा सा डिजिटल किस भी ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, चाहे डिजिटल हो चाहे जो, उसको चैलेंजिंग लगेगा ऑब्वियसली, है ना. और डिजिटल ट्रांजिशन अगर इफेक्टिव चाहिए, चेंज मैनेजमेंट इज एसेंशियल. सबसे पहले आपको चलो ये देखना होता है कि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर क्यों रहे हो, आपका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव, आप कर क्यों रहे हो. और ऑलवेज 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 कम्युनिकेट, बातचीत करो. बातचीत करने से ही सॉल्व होगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक है, एंड बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस. हो सकता है कि मना करे और करेंगे, और आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए. आपके पास ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, ऐसी स्पीच होनी चाहिए जिससे आप दूसरों को मैन्युपुलेट कर सको. अगर वो मना भी कर रहे हैं तो उनको समझा सको दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू योरसेल्फ आल्सो. और चेंजेस को धीरे धीरे लाओ, एकदम से ही मत थोपो. आपको बोला गया है 4 बजे उठने के लिए, आप उठते हो 9 बजे, आप एकदम से 9 बजे से 4 बजे कर दोगे,
कैसे करोगे? पहले 9 से 8:30 करोगे, 8 करोगे, 7:30 करोगे, 7 करोगे, आधे आधे घंटे से 15-15 मिनट से 20-20 मिनट से करोगे, तब जाके आप 4 बजे उठोगे। 1-2 1.5 साल में तब तक आप अपने आप से बेटरमेंट तो कर रहे हो ना। एकदम से कोई बच्चा है वो 30 मार्क्स ला रहा है, आप उसको एकदम से बोल रहे हो यू हैव टू स्कोर 99 मार्क्स, हाउ विल यू डू? नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे एफर्ट्स डाल के धीरे ग्रेजुअली करेगा, और फिर उसको असिस्टेंस दो, ट्रेनिंग दो। आप उसको एकदम से बोल दो, अगर वो कर लेगा नहीं, उसको आप पढ़ाओ, सिखाओ कैसे करना है, उसको वे बताओ, मोड बताओ कि कैसे क्या करना है, तो जाके होएगा। तो यही बोल रहे हैं कि नेविगेट कर सके हम चेंज ड्यूरिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से देखो कैसे कंटेक्स्ट ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? इंटीग्रेट करना डिजिटल टेक्नोलॉजी को इनटू ऑल द एरियाज ऑफ द बिजनेस, फंडामेंटली चेंजिंग ऑपरेशंस को चेंज करना, वैल्यू डिलीवरी को देखना, नेविगेट करना ह्यूमन को। ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस इज क्रिटिकल फॉर सक्सेस। ह्यूमन को ऑर्गेनाइजेशनल की रेजिस्टेंट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सक्सेस के लिए। की पॉइंटर्स के सबसे पहले स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। डिफाइन क्लियर प्रिसाइज आउटकम। ठीक है, हमेशा क्या क्लियरली बताओ, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज आउटकम बताओ, एग्जांपल ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एनहांस कस्टमर, ये सब बताओ। स्पेसिफाई करो का विजन क्या है, मिशन क्या, क्लियर विजन इंश्योर्स ऑल द स्टेक होल्डर्स आर अलाइन्ड एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, कि कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, ऐसा ना हो, सब एक ही गोल के लिए काम कर। कम्युनिकेशन इज द की, मस्ट बी अ रूटीन, ओपन, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उनको एक्सप्लेन करो व्हाई डिजिटल चेंजेस इज हैपनिंग एंड हाउ इट बिकम्स बेनिफिट एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉइज एंड क्लाइंट्स। बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, चेंज क्रिएट्स फियर, चेंज होता है तो आपको डर लगता है, जॉब डिस्प्लेस ना हो जाए, स्किल ऑब्सीडेंस ना हो जाए। मैनेजमेंट हो सकता है एंटिसिपेट करके रखना चाहिए कि रेजिस्टेंस मिलेगा, एक प्रोएक्टिव मिटिगेशन लाओ स्ट्रेटजी में इन द प्लेस। इम्प्लीमेंटेशन, अवॉइड सडन रेडिकल ओवरहोल्स, सडन ओवरहोल्स ना करो, रेडिकल ओवरहोल्स ना करो जो ओवरवेलम करे स्टाफ को। अडॉप्ट फेज रोल आउट्स एंड पायलट प्रोग्राम्स, छोटे छोटे पायलट प्रोग्राम्स पे लेकर और धीरे धीरे छोटे छोटे से स्टार्ट करो। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस प्रोग्रेसिवली, जरी जरी से पायलट प्रोग्राम्स लो, एक ट्रायल प्रोग्राम लो। ऑफर रेजिस्टेंस एंड ट्रेनिंग क्या, प्रोवाइड कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलप करो, सॉफ्टवेयर वर्कशॉप लाओ, टेक्निकल सपोर्ट दो एम्प्लॉयज को ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। इन कंक्लूजन में क्या बोल सकते हो कि इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ मैसिव प्रोजेक्ट नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन मेटिकुलस प्लानिंग, बहुत अच्छी प्लानिंग हो, मैनेजमेंट में चेंज हो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट्स आर मोर लाइकली टू फेल विदाउट चेंज मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट को चेंज नहीं करोगे तो फेल कर जाती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना चाहिए न्यू डिजिटल सिस्टम बाय प्लानिंग फॉर एंड मैनेजिंग द चेंजेस दैट मस्ट टेक प्लेस। एनी प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट इंक्लूड क्या, चेंज इन मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को बदलो। Okay, now fourth question is what is corporate culture and where does it come from? Corporate culture क्या होता है, वो कहाँ से आया? ये शायद अभी मई 2026 में भी शायद एक क्वेश्चन था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद या जनवरी में था। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? रेफर्स टू द कंपनीज वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, वे ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? कंपनी की वैल्यू, उसका बिलीफ सिस्टम, उसके प्रिंसिपल्स, उसके ट्रेडिशंस, दैट इज अ कल्चर। किसका? कॉर्पोरेट का, बिजनेस का। वो उस किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्या उसका इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग कल्चर होगा, हर किसी की फिलोसफी अलग है, वैल्यूज अलग है, रिचुअल्स अलग है, वर्क क्लाइमेट अलग है, किधर फॉर्मल किधर इनफॉर्मल, यहाँ आते कुछ करते हैं, कोई सैटरडे को पार्टी देते, कुछ भी, कोई किसी तरीके से सेम टाइम को डील करेगा, कोई किसी तरीके से। कॉर्पोरेट कल्चर exerts a powerful influence on the behavior of the manager, कि उसका मैनेजर का बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा है, कैसे डिसीजंस को टैकल करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो आया कहाँ से? वैल्यूज, बिजनेस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, ट्रेडिशन, लीडरशिप बिहेवियर कैसे है, सुपरवाइजरी प्रैक्टिस कैसे, यहाँ से आया। और कहाँ से आएगा? जिनका उनका बिहेवियर है, जो चाहते हैं कि वो ठीक करे, कैसे करे, फॉर्मल इनफॉर्मल है, उनके स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप कैसे है, इन सब पे डिपेंड करता है, उधर से आया कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है, देखो कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, वर्क क्लाइमेट एंड इनग्रेन्ड वेज ऑफ ऑपरेटिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ऑपरेट करते हो। इट डिफाइंस द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी एंड गवर्न्स हाउ एम्प्लॉयज इंटरैक्ट, मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज। कॉर्पोरेट कल्चर इज नॉट क्रिएटेड ओवरनाइट, ये एक रात में नहीं बन जाता, इसको इवॉल्व होता रहता है टाइम टू टाइम।
बहुत सारी सोशियोलॉजी आती है, मैनेजरल फोर्सेस होते हैं, उससे वो चेंज होता रहता है। वैल्यूज एंड बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोर वैल्यूज होती है, ऑपरेटिंग फिलोसफीज प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड बाय टॉप लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, पास्ट सक्सेस कितना था, स्ट्रगल्स कितने किए, लेजेंडरी स्टोरीज बताओ कि भाई उठ के गए, यहाँ से गए, यहाँ से पढ़ के आए थे, ये अचीव किया, वो अचीव किया, लॉन्ग स्टैंडिंग रिचुअल्स होते हैं एम्बेडेड इन द कॉर्पोरेट मेमोरी। लीडरशिप बिहेवियर एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिस, द एक्चुअल स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ट्रांसफॉर्मेशनल है, क्या है, ट्रांजैक्शनल है, ओपननेस एंड मैनेजरल एटीट्यूड्स ऑब्जर्व बाय द एम्प्लॉइज टीम, कितना ओपननेस है, कितना मैनेजरल एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा है उनका, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद एम्प्लॉइज, यूनियन, सप्लायर्स, कस्टमर्स, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप है, कैसे उनका उनको टैकल करते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल सिस्टम, रिवॉर्ड एंड पॉलिसीज है, परफॉर्मेंस बेस्ड एंड अप्रेजल सिस्टम है, या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन फ्लॉज एंड ऑफिस पॉलिसीज है, पॉलिटिक्स है, सॉरी। तो इन सब पे डिपेंड करता है, यहाँ से आपका जो है क्या आया है, कल्चर आया है, कॉर्पोरेट कल्चर। कोई थोपा गया नहीं है, कोई एक दिन की बात नहीं है, ग्रेजुअली इमर्ज हुआ, गाइड करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस में। ठीक है, नाउ क्या बोला है, आरएफ मेहता, द फाउंडर ऑफ टेक्नोवा मोबाइल्स, इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द कंपनीज लेटेस्ट एआई एनेबल्ड स्मार्टफोन टारगेटेड एट यंग प्रोफेशनल्स एंड टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट। ठीक है, उसने अपना वो बता दिया कि भाई मेरा ये टारगेट है, इनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, और मेरा मैं एक लेटेस्ट एआई एनेबल्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा हूँ। All the smartphone offers advanced features and innovative technology. आरएफ को ये बिलीव है कि अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर इज एसेंशियल, जो हमारा कंज्यूमर है उसको समझना बहुत जरूरी है, जिससे इंश्योर है कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च होगा मेरा। He wants the market team to design a strategy that effectively influence customers purchase decisions, जो influence करे किसको, डिसीजन को, किसके, एक्सटर्नल सॉरी कस्टमर्स परचेज। He wants the marketing team to design a strategy that effectively influences the customer's purchase decision and build the long-term customer satisfaction, कि उनको satisfaction। तो आपको इसी बेस पे बताना है, explain how R.M. Mehta can develop an effective marketing strategy by considering the various factors influencing consumer behavior, कि वो क्या strategy अपनाए, बताओ क्या consumer behavior में factors हैं जो इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होती है, हाइक बन जाती है किसी चीज की, कोई चीज ट्रेंडिंग पे आ जाती है तो चाहिए होता है भाई हमें चाहिए, हमें चाहिए, ट्रेंडिंग पे है अभी हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, वी शो ऑफ। सोशल मीडिया कोलैबोरेशन करके इन्फ्लुएंसर्स को देख के हमें पता होती है चीजें क्या ट्रेंडिंग में, क्या चाहिए, मतलब क्या चल रहा है अभी, किस चीज का वर्ट है अभी। एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनाने के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा होता है। और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे इसका खुद का हाईलाइट जो है, जैसे कि ये स्मार्टफोन है एआई कैपेबिलिटीज के साथ, प्रीमियम डिजाइन है, एडवांस फीचर है, इस चीज से। ठीक है, तो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस हो गए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो गए, और हम क्या कह सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, फीचर कैसा है उसका, उसको हमने टेस्टिमोनियल के लिए किया है, कैसा उसका था, फीडबैक कैसा आ रहा है। ठीक है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है, और हम जब ले लेंगे तो पोस्ट सेल्स क्या हमें सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेशन या फीडबैक या फिर क्या बोलते हैं सर्विसेज, है ना, क्या मिलेगी, कस्टमर की लॉयल्टी कितनी है, क्योंकि ये पुरानी कंपनी है तो है नहीं कि न्यू कंपनी ने कुछ लॉन्च किया, तो उसमें कौन कौन खरीदता था पहले, पहले के प्रोडक्ट्स में क्या मतलब वो है, पहले के प्रोडक्ट्स में क्या फीडबैक आया, वह सही थे या नहीं पहले के प्रोडक्ट्स, है ना, ये सब देख सकते हैं। और जो अभी न्यू मोबाइल आया है ये एआई ड्रिवन, बाकी सारे जो हमारी कंपनीज हैं, दूसरी कंपनीज हैं, उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसमें कैसा है, प्राइस का है कि क्वालिटी का है कि क्या है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई परचेज करना है नहीं करना, और पोस्ट परचेज एक्शंस क्या क्या लेगी कंपनी।
ओके, देखो, कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ इंडिविजुअल सेलेक्ट। क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी में कि कैसे इंडिविजुअल सिलेक्ट करता है, बाय करता है, यूज करता है, डिस्पोज करता है गुड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी नीड्स को। फॉर टेक्नोवा मोबाइल्स एआई स्मार्टफोन लॉन्च, आरएफ मेहता मस्ट अलाइन मार्केटिंग स्टिमुलाई विद कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग ड्राइवर्स। ठीक है, ओके। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर टू बिल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ऐसे फैक्टर्स जो क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करने के लिए, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस स्ट्रैटेजी क्या है, टेक्नोवा शुड यूटिलाइज सोशल मीडिया कैंपेन्स। टेक्नोवा को क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए सोशल मीडिया कैंपेन्स। टेक इन्फ्लुएंसर्स से अपने प्रमोशन कराना चाहिए, ऑनलाइन टेक फॉर्म्स में अपना अच्छा सा रिव्यू देना चाहिए, पीयर रिव्यूज टू बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी अमंग टेक enthusiasts। इंटरनल इन्फ्लुएंसेस कैसे, साइकोलॉजिकल और पर्सनल, कि भाई यंग प्रोफेशनल्स को वो टारगेट कर रहा है, डिजायर करो स्टेटस के लिए, इनोवेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, टेक सेवी स्टाइल के लिए। एडवांस्ड एआई प्रोडक्टिविटी फीचर उसका हाईलाइट है, जैसे कि अब यहाँ पर क्या है स्ट्रैटेजी में, टेक एंथुसियास्ट परफॉर्म एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन, है ना, देखते रहेंगे, नापते रहेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे। टेक्नोवा मस्ट प्रोवाइड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, उसको बताओ, बेंचमार्क कंपैरिजन बताओ, लाइव टेक डेमोन्स्ट्रेशन दो और ट्रायल एक्सपीरियंस भी दो। पोस्ट परचेज प्रोसेस क्या है, इंश्योर प्रॉम्प्ट आफ्टर सेल सपोर्ट। क्या इंश्योर करो, प्रॉम्प्ट क्या, कि आफ्टर सेल सपोर्ट भी हमें मिले, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, वारंटी कवरेज हो, यूजर कम्युनिटीज बना रखी हो ताकि वो रिड्यूस कर सके पोस्ट परचेज डिसोनेंस को और एक लॉयल्टी क्रिएट हो सके। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, परचेज एंड पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड पोस्ट परचेज भी। ठीक है, समझ में आएगी कैसे डिसीजन लेगा, एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन वगैरह करो, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन दो। पोस्ट परचेज में क्या था, उसको पोस्ट सेल सर्विसेज वगैरह। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को देख सकते हैं, नाप सकते हैं। ओके ना, भारत ईवी मोटर्स एंड इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स witnessed intense competition in the market. Several new domestic and international companies have entered in the industry with the innovative models. Customers have many alternatives and can easily compare prices, और वो prices का भी easily compare कर सकते हैं। एंड फीचर्स ऑनलाइन, बैटरी सप्लाईज जो इंक्रीज देयर प्राइसेस ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी, क्योंकि बैटरीज कम थी तो इसलिए उन्होंने अब इंक्रीज कर दिए प्राइसेस को भी, रॉ मटेरियल के भी। और वाइल पेट्रोल और हाइब्रिड व्हीकल्स कंटिन्यू टू रिमेन अट्रैक्टिव सब्स्टिट्यूट्स फॉर मेनी कंज्यूमर्स। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव आपको क्या बताना है, 5 फोर्स मॉडल में बताना है। देखो बार बार क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्या बोला उसने, एक्सप्लेन एनी 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस अफेक्टिंग द कंपनी। कौन से 5 फोर्सेस होते हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। यही 5 चीजें होती है कि 5 फोर्सेस मॉडल। माइकल पोर्टर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के लिए देखो, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस क्या बोलता है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के लिए क्या लिख रखा है, भारत ईवी मोटर्स को क्या करना चाहिए, देखो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई है, सबसे ज्यादा वो बार बार यही बोले जा रहा है कि थ्रेट है, थ्रेट है, थ्रेट है, न्यू एंट्रेंट का हाई है। Several domestic and international automakers are entering in Indian EV market with innovative models eroding market share. Buyers की खरीदारों की bargaining power. Customers have numerous EV alternatives. उनके पास बहुत सारे alternatives है. Digital price features comparison tools है, granting them high bargaining leverage. ये भी क्या है, high bargaining power of suppliers. सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर ज्यादा, रॉ मटेरियल स्कार्सिटी वगैरह हो रही है, बैटरीज वगैरह में दिक्कत आ रही है, स्क्वीजिंग मैन्युफैक्चर मार्जिन, तो ये भी क्या है, हाई हाई हाई। देयर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, उसके क्या है, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब एस्टैब्लिश पेट्रोल डीजल सब्स्टिट्यूट ना आ जिनका एस्टैब्लिश हाइब्रिड व्हीकल्स ऑफ ए वायबल इलेक्ट्रॉनिक अल्टरनेटिव टू प्योर ईवी, तो इसलिए मॉडरेट टू हाई। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर्स फाइंड दीज अल्टरनेटिव मोर इकोनॉमिकल कन्वीनियंट, द डिमांड ऑफ ईवीज में डिक्लाइन। अगर उनको लगे कि पेट्रोल सस्ता है तो वो फिर ईवी क्यों लेंगे, वो फिर नॉर्मल अपनी पेट्रोल डीजल वाली कार्स वगैरह ले लेंगे। तो इसलिए ये भी है लेकिन मॉडरेट टू हाई। और राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपीटर्स जो कि है, इंटेंस कंपटीशन आ रहा है ईवी मैन्युफैक्चरर्स का, प्राइसिंग प्रोडक्ट इनोवेशन से रिलेटेड। ठीक है, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, aggressive प्राइसिंग इनोवेशन मार्केटिंग कैंपेन्स वेरी हाई। ओके, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग एंट्रेंट्स, न्यू एंट्रेंट जो है बायर बार्गेनिंग पावर, और क्या है
supplier bargaining, substitute threat. Now, ANSO product market growth matrix for the strategic tool for classifying market expansion strategies across two axes क्या product और market. Existing product, existing market, market penetration करते हैं existing product, existing market, increasing market share through aggressive marketing pricing. कैसे हम इंक्रीज करते हैं मार्केट शेयर को? बहुत ज्यादा मार्केट करके, प्राइस करके, एडवर्टाइज करके, उस बारे में प्रचारित करके. मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? दोनों चीज क्या होती है? मार्केट जो होता है वो न्यू होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है. सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू ज्योग्राफिकल रीजन. प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं नए प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचना. लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर. डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट. एंटरिंग कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री में, रिलेटेड और अनरिलेटेड हो, न्यू इंडस्ट्री में जाना. एसबीओ क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस. जो हमारे रिलेटेड बिजनेस है उनको एक ग्रुप में बना देते हैं, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट बना देते हैं दैट कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंटली. उसको अलग ही लेके चलते हैं विद इट्स ओन विजन. उसका खुद का विजन होगा, कॉम्पिटिटर्स होंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगी. सिंगल बिजनेस या कलेक्शन जो होता है रिलेटेड बिजनेस का, उनको एक सेट बना देते हैं कॉम्पिटिटर्स. उनके अलग खुद के सेट होते हैं कॉम्पिटिटर्स के. मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस. ठीक है. उसके बाद है कर्ड लेवल 3 स्टेज चेंज मॉडल. इसमें क्या है? ब्रेकिंग डाउन ओल्ड हैबिट्स को ब्रेक डाउन करना, क्रिएट करना अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ द चेंज, चेंजिंग और मूविंग. क्या? इम्प्लीमेंटिंग न्यू बिहेवियर्स, प्रोसेस एंड सिस्टम. क्या इंप्लीमेंट करना है? नए बिहेवियर्स को, प्रोसेस को, सिस्टम को. रीफ्रीजिंग क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलाइजिंग चेंजेस इनटू कॉर्पोरेट कल्चर सो दे बिकम परमानेंट. रीफ्रीज करना, फिर पहले तो अनफ्रीज कर दे. कर्ड लेवल 3 स्टेज क्या होता है? पहले हमें अनफ्रीज करना जो भी चल रहा है, फिर हम चेंज लाएंगे, फिर रीफ्रीज कर देंगे उसी को. ठीक है. उसके बाद क्या है? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, डायरेक्शन, प्रोएक्टिव, अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, लॉन्गेटिविटी को देखते हैं और एडवांटेजेस को देखते हैं. वन लाइन स्टडीज में देखो पीओपीएल वो क्या था? मतलब ट्रांसेंड्स ऑपरेशंस एक्सपर्टीज टू नेविगेट द मार्केट शिफ्ट. कि मार्केट में क्या शिफ्ट आ रहा है, बिल्ड करना सस्टेनेबल एडवांटेज. उसके बाद क्या? स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स के लिए ड्राइवर्स कौन से देखो? कस्टमर्स, इंडस्ट्री, मार्केट, प्रोडक्ट और चैनल. फॉर एक्सटर्नल इंटरनल पिलर्स डिटरमाइन करते स्ट्रैटेजिक वायबिलिटी एंड मार्केट डिमांड. अलायंस क्या था? कॉर्पोरेट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिपेंडेंट फर्म्स ड्राइविंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक गेन्स. इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, रिस्क को शेयर करती है, रिसोर्सेज को शेयर करती है. ठीक है. लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है इसका? कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल. 3 टायर हायरार्की होती है, ट्रांसलेटिंग हाई लेवल विजन इनटू टैक्टिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूशन. रिलेशनशिप, functional division, horizontal matrix, interaction strategies across hierarchy, vertical, flat, dual reporting. So the turnaround signals for the negative cash flow, uncompetitive products, market share loss. Warning signs showing immediate retrenchment, restructuring is needed for survival. Menlo का क्या था? Power interest, keep players, keep satisfied, keep informed, है ना? ये था. Or low priority. To introduce stakeholders mapping tools driving targeted engagement strategies. Menlo's cover digital change aims always communicate करना है. एम बताना है क्या है? रेजिस्टेंस आएगी उस पर ध्यान देना है, ग्रेजुअली होएगा और ट्रेनिंग देना है. तो 5 स्टेप फ्रेमवर्क टू नेविगेट कल्चर एंड ऑपरेशनल शिफ्ट ड्यूरिंग द टेक इंटीग्रेशन. कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? वैल्यूज, हिस्ट्री, लीडरशिप, सिस्टम, स्टेक होल्डर्स को देख के. तो शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन इन्वॉल्विंग फ्रॉम लीडरशिप एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस. 5 ऑर्डर क्या होता है? एंट्रेंट्स, बायर्स, सप्लायर्स, सब्स्टिट्यूट, राइवलरी. इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस मॉडल इवैल्यूएट करना ओवरऑल मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को और कॉम्पिटिटिव प्रेशर को. ओके बेटा, दैट्स इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.